हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लीगल दोस्त बाय यूबीई मीडिया। मैं एडवोकेट दीपेश शर्मा। मैं इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जगह प्रैक्टिस करता हूँ। लगभग पिछले 2 दशक से भी ज़्यादा समय से मैं वकालत में हूँ। आज हम कुछ बेसिक जानकारियाँ चेक बाउंस के केसेस के बारे में आप लोगों से शेयर करेंगे, जो बेसिक जानकारियाँ हैं और जो एक आम आदमी के काम आ सकती हैं। ये कुछ बेसिक जानकारियाँ ऐसी है कि चेक एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है और कोई भी चेक जो है उस पर लिखी हुई दिनांक से 3 महीने के लिए वैलिड चेक होता है। लिखी दिनांक से 3 महीने से ज्यादा चेक की दिनांक गुजर चुकी है तो फिर वो स्टेल चेक होता है और उसे बैंक जो है प्रोसेस में नहीं लेती है। इसके बाद में जो बेसिक जानकारी होती है वह जानकारी होती है कि चेक बैंक में जब इसकी वैलिडिटी में पेश किया जाता है तो वैलिडिटी के अंदर चेक या तो पास होगा या बाउंस होगा। बाउंस होने पर बैंक कुछ रीज़न असाइन करती है और उन रीज़न के आधार पे जो है इसमें एक लीगल नोटिस भेजा जाता है अंडर सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ये जो नोटिस भेजा जाता है, ये नोटिस में जिसे नोटिस भेजा गया है नोटिस को उसको मैंडेटरीली 15 दिन का समय दिया जाता है भुगतान के लिए, और यदि वो 15 दिन के अंदर चेक का भुगतान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में 16वें दिन जो है कॉज ऑफ एक्शन पैदा होता है और उसके बाद में जो है आप एडवोकेट के थ्रू एक प्राइवेट कंप्लेंट मूव कर सकते हैं कोर्ट में। जैसे ही जिस नोटिस ने पैसा नहीं दिया है 15 दिन के अंदर और एडवोकेट के द्वारा कंप्लेंट तैयार की जाती है तो 16वें दिन कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुआ और 16वें दिन से 1 माह की अवधि के अंदर इस कंप्लेंट को कोर्ट में लगाना पड़ता है। यदि कोई एडवोकेट या कोई पार्टी जो है समय सीमा में केस नहीं लगा पाई है, अपनी प्राइवेट कंप्लेंट पेश नहीं कर पाई है, तो ऐसी स्थिति में डिले कंडोन होता है और उसके लिए कुछ अलग प्रोविजन दिए गए हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि अल्टीमेटली जब ये प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की जाएगी तो ये किस कोर्ट में फाइल की जाएगी, तो इसके लिए इन दिनों जो ज्यूरिडिक्शन तय किया गया है नए अमेंडमेंट के हिसाब से, तो वो ज्यूरिडिक्शन इस तरीके से होता है कि जहां कहीं परिवादी जिसे कि चेक दिया गया था उसकी पेई बैंक है, जहां चेक डिसऑनर होता है, जहां चेक बाउंस होता है, तो उस बैंक से संबंधित जो थाना है और उस थाने से संबंधित जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है उस मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने ये केस पेश किया जाएगा। नए अमेंडमेंट के पहले ज्यूरिडिक्शन अलग होता था, पर अब जो ज्यूरिडिक्शन है वो एकमात्र ज्यूरिडिक्शन यही है कि जिस बैंक से चेक बाउंस होगा जहां परिवादी अपना खाता मेंटेन करता है, बस उसी ज्यूरिडिक्शन से कोर्ट तय होगी। इसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि जब परिवादी द्वारा, परिवादी जिसे हम कंप्लेनेंट कहते हैं इंग्लिश में, तो कंप्लेनेंट के द्वारा जब केस फाइल किया जाता है तो उस कंप्लेंट के साथ में जनरली हम एडवोकेट्स जो हैं शपथ पत्र भी पेश करते हैं। ये शपथ पत्र धारा 145 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत होता है, जिसमें एक तो परिवाद के मुख्य कथन जो रहता है, परिवाद के अंदर जो मुख्य तथ्य होते हैं वो शपथ पत्र में कहे जाते हैं जिससे कि परिवाद का समर्थन होता है और मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है उस शपथ पत्र के आधार पर संज्ञान लेती है। साथ में एक शपथ पत्र ज्यूरिडिक्शन के संबंध में पेश किया जाता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया था अपने निर्णय में, जिसमें कहा गया था कि मल्टीपल केसेस अलग अलग कोर्ट्स में फाइल नहीं किए गए हो, इसके संबंध में परिवादी एक शपथ पत्र दे। तो एक शपथ पत्र इसलिए दिया जाता है कि हमने मल्टीपल केसेस फाइल नहीं किए, और एक शपथ पत्र जो है वो धारा 145 में मुख्य परीक्षण का भी पेश किया जाता है। सन 2002 के पहले परिवादी न्यायालय में खुद खड़ा होकर अपने बयान देता था और उसके आधार पर क्रॉस एग्जामिनेशन होता था, लेकिन 2002 के जो अमेंडमेंट आए हैं और जो कि 2003 से लागू हैं, उन अमेंडमेंट के हिसाब से कि कोई भी व्यक्ति जो अपना बयान देना कोर्ट में चाहता था उस बयान को वो अपने शपथ पत्र के शेप में दे सकता है और वही उसका मुख्य परीक्षण होता है, जिसके आधार पर आरोपी की ओर से प्रति परीक्षण अपने एडवोकेट के माध्यम से किया जाता है, या आरोपी स्वयं चाहे तो वो खुद भी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है कंप्लेनेंट का। इसमें आगे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जैसे ही परिवादी का क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा हो गया तो उसके बाद में परिवादी जो है अपने अन्य साक्ष्यों के बयान भी एफिडेविट पर दे सकता है। यहाँ एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ परिवादी को ही ये सुविधा दी गई है नए अमेंडमेंट के हिसाब से कि वह अपने साक्ष्यों का शपथ पत्र पर बयान पेश करें,
ये सुविधा आरोपी को नहीं दी गई। यानी कि जब कभी आरोपी अपनी डिफेंस पेश करेगा तो उसे तो अपने बयान जो हैं उसके साक्ष्यों के कोर्ट में ही करवाना पड़ेंगे। ऐसा संभव नहीं है कि आरोपी अपने साक्ष्यों के मुख्य परीक्षण जो है कोर्ट में शर्त पत्र के रूप में दे दे और उस पर परिवादी के अधिवक्ता क्रॉस एग्जामिनेशन करे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सिर्फ परिवादी को यह सुविधा दी गई है। इसके बाद ये है कि परिवादी के जितने भी साक्षी दिए गए हैं, चाहे वो बैंक साक्षी हो सकते हैं, चाहे ये पोस्टमैन हो सकता है, या भी मामले से संबंधित जो कुछ भी है, कोई परिवादी अपने मामले में क्या कथन करता है, वो अपने मामले को कैसे सिद्ध करना चाहता है, उससे संबंधित जो भी साक्षी हो, वो साक्षी जब पूरे हो जाते हैं, उनके मुख्य परीक्षण, उनका प्रति परीक्षण और किसी विशेष परिस्थिति में पुनः परीक्षण हो तो वो भी पूरा हो गया, तो उसके बाद में जो है परिवादी अपनी साक्ष्य पूरी होना घोषित करता है और न्यायालय जो है आरोपी का मुलजिम बयान निर्धारित करता है। आरोपी मुलजिम बयान लेता है जिसे हम आरोपी कथन भी कहते हैं। आरोपी से कोर्ट द्वारा कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिनका उत्तर आरोपी को व्यक्तिगत रूप से देना होता है। आरोपी कथन में सामान्यतः ऐसा देखा गया है और जैसा मेरा 2 दशक से भी ज्यादा का अनुभव है वकालत में, तो सामान्यतः आखिरी में 2 क्वेश्चन न्यायालय यह पूछता है कि क्या आप अपने बचाव में कोई साक्षी देना चाहते हैं, और एक सवाल यह होता है कि आपके विरुद्ध क्यों कथन किया गया है, यानी कि परिवादी द्वारा आपके विरुद्ध केस में क्यों बोला गया है। तो यहाँ उसे जस्टिफाई करना पड़ता है कि ये केस उसके खिलाफ क्यों है, उसका डिफेंस क्या है, केस उसके खिलाफ क्यों लगाया गया, वह क्या कहना चाहता है। और एक प्रश्न जो पूछा जाता है कि क्या आप भी अपनी बचाव साक्ष्य देना चाहते हैं, क्या आप अपना डिफेंस एविडेंस देना चाहते हैं। यदि उस प्रश्न का जवाब आरोपी की ओर से दिया जाता है कि हाँ मैं अपने बचाव साक्ष्य देना चाहता हूँ या मुझे अपने बचत में गवाही करनी है, तो ऐसी स्थिति में केस जो है डिफेंस के लिए फिक्स किया जाता है। और जब डिफेंस के लिए केस फिक्स कर दिया गया है तब आरोपी है जो वो खुद अपनी स्वयं की साक्ष्य न्यायालय से अनुमति लेके दे सकता है, और कुछ साक्षी जो अपने केस के या अपने डिफेंस के समर्थन में जो भी उसका डिफेंस रहा है उस डिफेंस के रूप में वो अपने डिफेंस विटनेसेस को न्यायालय में पेश करता है। तो फिर उन डिफेंस विटनेसेस को वो कोर्ट में जाके बयान करवाएं और परिवादी की ओर से उनका प्रतिपरीक्षण किया जाएगा। और जैसे ही एक बार आरोपी की ओर से उसकी सभी साक्ष्य समाप्त घोषित की गई तो इसके बाद में न्यायालय सामान्यतः जो है प्रकरण में फाइनल आर्ग्यूमेंट सुनता है और फाइनल आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद में केस का फैसला होता है। तो इस तरीके से ये केस का सामान्य प्रोसीजर है। पर यहाँ मैं विशेष तौर से बताना चाहूंगा कि ये एक लेमैन के लिए मेरे द्वारा बताया गया है। एक लेमैन जान ले कि सामान्यतः ये प्रोसेस होता है। एक एडवोकेट के लिए ये सारा प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि एडवोकेट के लिए इनमें कई सारी ऐसी बातें हैं जो और भी होती है। जुरिडिक्शन में बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग धारा हैं, उन धाराओं की उपधारा हैं, कुछ क्लॉजेज हैं। तो इसलिए कि ये सामान्य जानकारी है जो इस चैनल द्वारा सामान्य लोगों के लिए दी जा रही है। आप इसी तरह की लीगल जानकारी चाहते हैं और भी ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहिए, निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा।